बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश राय अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मैं अपने वीडियो के द्वारा बता चुका हूं कि आपको लगभग 45 दिवस के अंदर संपूर्ण कोर्स में करवा दूंगा। आपको प्रतिदिन मेरे वीडियो देखना है और नोट्स तैयार करना है। तो आज मैं आपको प्रथम इकाई स्थिर विद्युत में अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ करवाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और कमेंट्स में लिखें आपको क्या प्रॉब्लम आती है। एक तनाव रहित जो अध्यापन कार्य होता है बेटा, वो मैं आपको करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। और बच्चों, आज हम इस प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। इसको समझने के पूर्व हम चर्चा करेंगे कि किसी वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है। किसी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के बराबर, जिसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चूंकि किसी भी वस्तु पर कम से कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन से कम होना संभव नहीं है। इससे अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी वस्तु पर, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अतः क्रमशः यदि हम इसको बढ़ाते जाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा। इसी प्रकार से हम इसको भी आगे भी सोल्व कर सकते हैं। अतः किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज 1 2 3 4 के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं n का। तो कुल आवेश हो सकता है Q बराबर Ne, Q बराबर प्लस माइनस Ne। यहां पर n क्या है, यहां n का मान 1 2 3 4 एंड सो मेनी मोर कुछ भी हो सकता है, किंतु n का मान कभी भी 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, 5/2 नहीं हो सकता। इस प्रकार से आवेश का क्वांटीकरण क्या है, किसी भी आवेशित वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज, इस घटना को कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। इसे सूत्र के रूप में हम किस प्रकार लिख सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस Ne। इसमें n का मान हमेशा पूर्णांक के रूप में रहेगा, 1 2 3 4, और n का मान कभी भी 1/2 3/2 या किसी भी अन्य रूप में परिमेय संख्या के रूप में होना पॉसिबल नहीं है। तो इस घटना को बच्चों क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। अब हम आवेश से संबंधित कूलाम के नियम का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। कूलाम का नियम क्या है और इस नियम को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। चूंकि हम जानते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में बल लगता है। यदि आवेशों की प्रकृति समान है तो उन वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यदि आवेश की प्रकृति विपरीत है तो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल हो अथवा आकर्षण बल, बलों के परिमाण को स्पष्ट करने हेतु कूलाम ने एक नियम स्थापित किया जिसे कहते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। कूलाम कहते हैं कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है तो इनके बीच में कितना बल लग सकता है। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के
परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/2 से f अनुक्रमानुपाती q1 q2 बटे r²। अब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने पर एक नियतांक आएगा कि q1 q2 अपॉन r²। यहाँ पर बेटा k क्या है, व्हाट इज k? k इज अ कांस्टेंट और इसकी कितनी वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस पूरी संख्या का आंकिक मान होता है 9 × 10⁹। ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। देन f विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r², या फिर इसका आंकिक मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 9 × 10⁹ q1 q2 अपॉन r²। बल का मात्रक न्यूटन का भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कूलॉम के नियम का गणितीय रूप है। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान भी हमें प्राप्त करना पड़ेगा। इसका मान प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। इसके सहारे हम एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से, सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹, देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई × 9 × 10⁹। अब हमें पाई की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। देन इसको ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 8.854 × 10⁻12। किंतु अभी इसमें एक महत्वपूर्ण चीज की कमी है और हमें यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की इकाई का भी प्रयोग करना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट की इकाई का प्रयोग हम कहाँ से करेंगे, इसके लिए पुनः हम कूलॉम के नियम का उपयोग करते हैं और बेटा यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की इकाई प्राप्त करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई q1 × q2 बाई r² एंड आल्सो f। अब सभी संख्याओं का यूनिट यूज करें तो q1 चार्ज कूलॉम स्क्वायर अपॉन f न्यूटन इनटू डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको तैयार करना है। एक नंबर में एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में इसका उपयोग हम करते हैं। अब हम कूलॉम के नियम को सदिश रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। 2 नंबर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद हो चुकी है, ये 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अब बच्चों हम कूलॉम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। चूंकि 2 बिंदु आवेश हैं q1 और q2, दोनों ही समान प्रकृति के हैं, अर्थात q1 q2 पर बल लगाएगा उसकी प्रकृति भी प्रतिकर्षण की होगी और q2 q1 पर बल लगाएगा उसकी प्रकृति भी प्रतिकर्षण की होगी। तो सपोज दैट q2 ने q1 पर बल लगाया, इसको हम सदिश रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। f के स्थान पर हम क्या लेते हैं, f21। अर्थ क्या हुआ इसका, इसका अर्थ हुआ है कि बिंदु आवेश q1 ने q2 पर बल लगाया। कितना बल लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और इनके बीच का स्थिति सदिश क्या है, r21 स्क्वायर। और यहां पर हमें यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर कैप लगाकर हम इसको यूनिट वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। और इसका विपरीत कैसे लिखेंगे, f12 अर्थात बिंदु आवेश q2 ने q पर कितना बल लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिमिलर रहेगा q1 एंड q2 स्थिति सदिश, ये भी सिमिलर रहेगा और इनके बीच का इकाई सदिश r12। इस प्रकार से ये बेटा
कूलॉम के नियम का सदिश रूप हो जाता है। और 2 नंबर के लिए आए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ एग्जाम में आएगा सदिश रूप में कूलॉम का नियम स्पष्ट कीजिए। तो आपको पहले सामान्य रूप लिखना है, एक डायग्राम बनाना है, हम चाहें तो इसमें 2 डायग्राम भी बना सकते हैं। यह डायग्राम प्रतिकर्षण को व्यक्त करेगा, आकर्षण के लिए आपको तीर की दिशा बदलना पड़ेगी और हार्मोनिक रूप में ये सेम रहेगा। इस प्रकार से बेटे अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो सपोज दैट किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, किसी बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश की कल्पना की। तो इस बिंदु आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इस बिंदु आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से हम माइनस क्यू आवेश भी ले सकते हैं, किसी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश की कल्पना करते हैं, तो इस बिंदु आवेश के चारों तरफ भी एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र को हम स्पष्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि यह विद्युत क्षेत्र कितने स्थान तक कार्य करेगा, इसका पता करने के लिए हम कल्पना करते हैं परीक्षण आवेश की, टेस्टिंग चार्ज। और परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक लेते हैं और इसको व्यक्त करते हैं प्लस क्यू नॉट से। विद्युत क्षेत्र को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी बिंदु पर हमने परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इमेजिनेट किया, प्लस क्यू नॉट। चूंकि 2 समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो यदि यह प्लस क्यू नॉट आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में रखा है, इसका अर्थ यह है कि फिर इस प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट आवेश पर एक बल लगेगा और उस बल के कारण यह दूर जाने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे हम इसको निकट लाते हैं, लगने वाले बल का परिमाण बढ़ता जाएगा और अगर हम इसको दूर ले जाते हैं तो लगने वाले बल का परिमाण कम होता जाएगा। साथ में एक ऐसा बिंदु प्राप्त हो जाएगा कि उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर किसी तरह का कोई बल नहीं लगेगा। इसका अर्थ है कि अब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समाप्त हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ भी कल्पना करें कि किसी बिंदु पर हमने प्लस क्यू नॉट आवेश को रख दिया, परीक्षण आवेश को। तो चूंकि कल्पना हमने की थी माइनस क्यू आवेश की, माइनस और प्लस में आकर्षण बल लगेगा, यह आवेश इसके निकट आने का प्रयास करेगा। क्रमशः अगर हम इसको दूर ले जाते हैं तो आकर्षण बल का मान कम होता जाएगा और एक बिंदु ऐसा प्राप्त होगा कि उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा, अर्थात वह बिंदु अनंत पर माना जाएगा। अनंत के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो विद्युत क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। एक बार और इसको संक्षेप में पढ़ते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इसी पर हम समझने का प्रयास करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमने कल्पना की परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो की, अलग अलग बिंदु लेते हैं, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3 और सो मेनी और दूसरे बिंदु भी हो सकते हैं। तो किसी बिंदु पर हम प्लस क्यू नॉट आवेश को रखते हैं, तो क्या दोनों के बीच में बल लगेगा? इनके बीच में लगने वाला बल F, इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिकर्षण की होगी। जैसे जैसे इसको हम निकट लाते हैं प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा और दूर ले जाने पर प्रतिकर्षण बल का मान कम होता जाएगा। अतः हम मानते हैं कि किसी बिंदु पर माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल सपोज दैट F है, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है। अतः विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर कितना बल लगेगा? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी F by Q0। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है उस बल को ही कहते हैं उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E सो दैट E इक्वल टू F बाई Q नॉट। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं? जिस दिशा में परीक्षण आवेश पर बल लगेगा वही दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। सदिश रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं E वेक्टर एंड F वेक्टर। चूंकि आवेश अदिश राशि है अतः इस पर वेक्टर साइन नहीं आएगा। इसकी दिशा को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। दिशा को स्पष्ट करने के लिए डायग्राम बनाते हैं कि सपोज दैट बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, किसी बिंदु पर प्लस Q नॉट आवेश रखा हुआ है और फिर हम कल्पना करते हैं कि अब माइनस Q आवेश है बिंदु O पर। उतनी ही दूरी पर फिर से हमने प्लस Q नॉट आवेश को इमेजिनेट किया। क्योंकि प्लस और प्लस में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो यह प्रतिकर्षण बल की दिशा होगी और जिस दिशा में बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। सो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली इधर क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा, इस समय बल की दिशा केंद्र की तरफ होगी। तो जो प्लस Q0 आवेश पर लगने वाले बल की दिशा है वही तीव्रता की दिशा होगी। तो ये क्लियर हो जाता है जिस दिशा में बल पर जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब बेटा हम इसकी इकाई की बात करते हैं। तो चूंकि बल का SI यूनिट होता है न्यूटन एंड चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। सो दैट द यूनिट ऑफ E इज न्यूटन पर कूलम। SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। और अगर आप इसको CGS में पढ़ना चाहते हैं तो न्यूटन के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे? डाइन का। एंड कूलम के स्थान पर हम यूज करेंगे स्टेट कूलम का। स्टेट कूलम न्यूटन पर कूलम या फिर डाइन पर स्टेट कूलम। देन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का साधारण सूत्र हमने अभी पढ़ा, E बराबर F बटे Q नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस सूत्र के आधार पर हम एक सूत्र की और बात कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देन F इक्वल टू Q नॉट E। इसका क्या अर्थ है? किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है, एक आवेश की मात्रा पर और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? किसी आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में लगने वाला बल, force on charged particle in the presence of intensity E will be F equal to Q naught E. Then इसी बेसिस पर 3 नंबर का एक और क्वेश्चन बनता है कि किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करें। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करते हैं। साधारण सूत्र E बराबर क्या होता है? F बाई Q नॉट। अब हम E का मान ज्ञात करना चाहते हैं। E का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? F का। सो दैट इमेजिनेट करते हैं किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, वायु या निर्वात में r दूरी पर एक और बिंदु है P और इस बिंदु पर हम कल्पना करते हैं प्लस Q नॉट आवेश की। अब कूलम के नियम से क्या होगा? दोनों के बीच में बल लगेगा। तो कूलम के नियम से प्लस Q और प्लस Q नॉट इनके बीच में कितना बल लगेगा? F बराबरी पर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 का काम करेगा प्लस Q एंड Q2 का काम करेगा Q नॉट बाई आर स्क्वायर। अब यह मान समीकरण 1 में रख देंगे। अतः समीकरण 1 से E बराबरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बाई आर स्क्वायर एंड ऑलरेडी डिवाइड में क्या है बेटा? Q नॉट। सो दैट Q नॉट एंड Q नॉट कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया?
बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम इसमें k का मान रख सकते हैं। वायु या निर्वात में k का मान कितना होता है? वायु या निर्वात में k का मान 1 होता है। सो दैट यही फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 q by r square। So this is the formula for intensity of electric field due to point charge। तो इस तरह से आज की जो हमारी स्टडी रही है उसमें मैंने आपको कितने टॉपिक्स पर चर्चा करी। सबसे पहले हमने चर्चा की थी बेटा आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देन उसके बाद हमने कूलाम के नियम की स्टडी की। कूलाम के नियम को सदिश रूप में हम तैयार करेंगे और उसके पश्चात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की स्टडी समझ में आई होगी और आप वीडियो को देखें। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करें, कमेंट्स में लिखें और इसके नोट्स तैयार करें और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम चर्चा करेंगे और वो वीडियो आपको कल उपलब्ध हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।